ये है कॉस्ट शीट चैप्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब पूरे स्टेज में इसका एक व्यू रहना माइंड में ज़रूरी है। समझ में आया? कॉस्ट शीट है ये। पहले हम लोग के टाइम में ये क्लास 12 में पहला चैप्टर हुआ करता था अकाउंट्स के बुक में, ठीक है। लेकिन अब वो हटा दिया क्योंकि आईएससी के सिलेबस से, तो इसके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये बीकॉम में भी है, सीए इंटर में भी है। इसका क्या है, एक फॉर्मेट है। इसको बनाते क्यों हैं? मान लो कि तुम लोग एज ए अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, तुमको कंपनी में रखा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तुमको बोला कि हम लोग एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट क्या होगा वो तुम एक शीट में बनाकर मुझे दो, ठीक है। तो वही कैसे कैसे प्रिपेयर होगा वही इसमें हम लोग सीखेंगे। मतलब एक मशीन का दाम उसका कितना एस्टिमेट वैल्यू होगा? मशीन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए उसमें जो जो खर्चा होगा वो इसमें हम लोग कॉपी करेंगे, उसका कैलकुलेशंस करेंगे, कौन किस हेडिंग में आता है। चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। बस जो है कैलकुलेशंस का बात है। दूसरी बात, ये जैसे कि कोई बड़ा बड़ा कंपनी टेंडर डालता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, तो इसमें दिमाग का भी खेल है अकाउंटेंट का कि किस तरह वो, क्योंकि टेंडर तो उसी को मिलेगा जो सबसे कम प्राइस। टेंडर मतलब जैसे कि ऑफर निकलता है, मान लो कि सड़क बनाने के लिए पेपर में आ गया ये कि हाँ जो इस काम में है वो टेंडर अप्लाई कर सकता है, टेंडर बिड, ठीक है। उसमें मान लो कि 3-4 कंपनी है, वो सब कोई अपना अपना बिड एक पेपर में ऐसे कॉस्ट शीट बना के उसको वहां पर पेश करेगा। जिसका सबसे कम खर्चा में बन जाएगा उसको वो बिड मिल जाएगा, प्रोजेक्ट। समझ में आया? जैसे कि कोई जैसे एयर इंडिया जो है ना, इसके लिए जो बिड भरा था, जब गवर्नमेंट इसका टेंडर इशू किया था, टेंडर मतलब क्या है कि ये पब्लिकली ऑफर कर रहा है गवर्नमेंट कि कौन इसको चलाएगा, ठीक है। तो हर चीज का अलग अलग है। अब एयरलाइंस में क्या है कि जो ज्यादा देगा गवर्नमेंट को पैसा, उसको वो गिर जाएगा, प्रोजेक्ट मिलेगा। तो इसमें टाटा वाला जीत गया था, अडानी भी भरा था, लेकिन टाटा वाला का रेट ज्यादा होगा इसलिए उसको मिला ये बिड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो मेनली इसका ये यूज है। तो इसमें जो अकाउंटेंट होता है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि इसमें भी स्मार्टनेस दिखाया जाता है कि कहाँ पर हम खर्चा कम कर दें। क्योंकि देखो रोड वाले में क्या है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में तुम खर्चा कम दिखाओगी तभी तुमको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट तुमको पे करेगा। लेकिन एयरलाइंस में क्या है कि तुमको गवर्नमेंट को पे करना है। वो तो तुमको दे दिया क्योंकि एयरलाइंस वगैरह सब तुम्हारा गवर्नमेंट का है, तो जो उसको ज्यादा देगा उसी को वो प्रोजेक्ट देगा। समझ में आ गया? जैसे ट्रेन का हम लोगों का है, ट्रेन में एक कोच का टेंडर निकलता है जिसमें माल जाता है, तो उसमें जिसका ज्यादा अमाउंट रहेगा, भले ही वो 1 रुपया से क्यों ना हो, उसी को मिलेगा। समझ में आया? जब देने का बारी होता है किसी को, तो जिसका ज्यादा होता है रेट उसी को टेंडर मिलता है। और जब गवर्नमेंट को देना होगा किसी को पैसा, तो जिसका कम होगा उसी को वो लोग लेगा। समझ में आ गया? तो इसका मेन जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो यही है। दूसरी बात, ये एस्टिमेटेड बेसिस में नहीं बनता है, मतलब फ्यूचर कि हाँ ये चीज मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, इतना इतना खर्चा होगा। और दूसरा हिस्टोरिकल बेस्ड पे भी, मतलब खर्चा हो गया है, अब उसको हम लोग बना रहे शीट में,
ताकि आगे आने वाले साल में हम लोग कंपेयर करेंगे उसको कि हम लोगों का खर्चा ज़्यादा हुआ था कि कम हुआ था। आ गया समझ में? अब देखो ये सब है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, ये सब जानना जरूरी है। ये सब जान लेने के बाद क्या होगा, कोई गलती नहीं होगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, देखो एक है डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल का बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो मटेरियल लाया जाता है जिससे मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल किसको बोला जाता है? जैसे कि हम अगर फर्नीचर बना रहे हैं, मेरा फर्नीचर बनाने का इंडस्ट्री है, तो उसका जो मेन डायरेक्ट मटेरियल होगा वो लकड़ी होगा। तो वो तो आइडेंटिफाई हम कर लेंगे कि इसका मेन जो आइटम है वो लकड़ी है। समझ में आया? उसी को डायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल्स क्या है? जो कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि ये जो चेयर है इसका लोहा में काला पॉलिश किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट मेन मटेरियल नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं होगा। तुम दुकान में अगर खरीदने जाओगी तो तुम ये नहीं बोलोगी काला पॉलिश वाला चाहिए। ठीक है, ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। समझ में आया? अगर याद रखना है तो याद रखने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो दिखाते थे मटेरियल परचेज्ड से रिलेटेड, जैसे ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल परचेज जो किए, डायरेक्ट वेजेस, रेंट कहाँ से आ गया उसमें? डायरेक्ट वेजेस हो गया, जो मटेरियल को लाने में खर्चा हुआ है वो भी डायरेक्ट मटेरियल्स में यूज होगा। कैरियर इनवर्ट भी होगा। हाँ ठीक है, उसी में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखने का तरीका है, अभी उस पर वो वाला बात ही बताएंगे। और जो भी नीचे आता है वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स रहता है पीएल में, जिसको पीएल में दिखाते थे हम लोग। पीएल वाला इनडायरेक्ट मटेरियल और ट्रेडिंग वाला डायरेक्ट मटेरियल। हाँ ठीक है, ये याद रखने के लिए इसलिए बता दिए हैं ताकि गलती नहीं होगा। ठीक है, अभी वो चीज ट्रेडिंग वाला है, तो पीएल वाला है, हम इसी के लिए बता नहीं रहे थे। अब ये लोग का दिमाग अब खाली उसी में रहेगा। ये हो गया ना। अब है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर मतलब क्या है? अब जो जैसे कि लकड़ी का जो सामान बना रहा है वो तो कारपेंटर बनाता है, तो उसको वेजेस दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हम इजली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये डायरेक्ट लेबर है मेरा। रॉ मटेरियल्स जहाँ से खरीद कर ला रहे हैं फैक्ट्री में, वो भी डायरेक्ट मेरा वेजेस में जाएगा। आइए समझ में? इनडायरेक्ट लेबर है, देखो इनडायरेक्ट लेबर जो है ना, वो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो होता है खर्चा, सैलरी वगैरह जो देते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं, जो पीएल में आता था। समझ में आया? सिंपल सा बात है। अभी जो बता रहे हैं ना, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म्स को बता रहे हैं। आगे में जब बताएंगे तो ये सब चीज अब एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। अब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? जैसे कि हम है ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो बना लिए हैं, अब मशीन मुझे चाहिए। मेरे पास उस टाइम पैसा नहीं था कि हम मशीन खरीद पाते, तो हम क्या किए ना, प्रिंटिंग प्रेस का मान लो बना रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस के लिए जो मशीन होता है वो हम भाड़ा पे ले लिए। ठीक है, तो वो जो भाड़ा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि उसके बगैर बनेगा नहीं। प्रिंटिंग प्रेस मशीन ही रहेगा तो प्रिंट कहाँ से होगा मेरा? ठीक है, तो वो अगर जब भाड़ा पे लेंगे तो वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आया समझ में? कुछ पूछना है?
ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है, जैसे हायर ऑफ इक्विपमेंट वही है जो बताया अभी, कॉस्ट ऑफ स्पेशल लेआउट डिजाइन और ड्राइंग्स इज पेड टू आर्किटेक्ट्स ऑफ ए बिल्डिंग। मान लो कि कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका जो डिजाइनिंग कर रहा है आर्किटेक्ट्स, तो वो भी क्या है, डायरेक्ट ही होगा ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को छोड़कर ये जितना जो सामान और चीज जो लगेगा फैक्ट्री का, रेट्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, वेलफेयर एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो पूछना है, ये सब घर में वहां पे पढ़ना है, आया समझ में। अब देखो ये है डिवीजन मेन, ठीक है। पहले फॉर्मेट दिखा देते हैं। ये तुम लोग को हम ना अभी यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, तुम लोग को पहले मोबाइल में भेज देंगे जितना पेज है जो पढ़ने का है, उसके बाद जितना पेज होगा उसका तुम लोग अगर हमको पैसा दोगे तो हम जेरोक्स निकलवा के दे देंगे, या फिर तुम लोगों को अगर खुद से निकलवाना होगा तुम लोग निकलवा लेंगे, ठीक है। तुम्हारे बुक में जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट तो है, लेकिन वो पूरा डिटेल्ड में नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि ये एग्जाम में सिर्फ 4 ही चैप्टर पूछेगा, वो 3 करवा चुके हैं। एक थ्योरी था शुरू का, मटेरियल और लेबर, जितना करवा दिए हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगी, देखकर रिवीजन नहीं करती रहोगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वहाँ पे क्वेश्चन टच कर पाओगी। इस बात को याद रख लेना। है कुछ नहीं, लेकिन कैलकुलेशंस है और तुम लोगों के लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। तो कोई भी अगर रिवीजन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब अभी सेकंड सेमेस्टर में थ्योरी है। इको में ये क्या बोलते हैं उसको, नेशनल इनकम है, तो अगर जिसको पढ़ना होगा हमको बोल देना, क्योंकि साथी पढ़ेगी तो वो एक ही बार में क्लास करवा देंगे उसका। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेशन होता है, जो तुम लोगों का 12th का बुक है उसी से हो जाएगा इको का। बाकी और जो सब्जेक्ट है वो भी थ्योरी है। तो पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम जुलाई या अगस्त में होगा। मेन एग्जाम जो है 75 वाला, 25 वाला का कुछ बोला है कॉलेज में? हाँ, तो वो भी लेगा ही, वो भी बीच में ले लेगा। हाँ। तुम लोग तो बहुत बड़ा तीर मार के तो आई हो, कॉलेज वाला तो अपना काम तो कर दिया, 25 में 24 मार्क्स भेज दिया। अब 75 में देखो क्या करके सब आई है। आप फोन किए तो खूब हंस रही थी कि हाँ मेरा बहुत अच्छा गया। मेरे को तो लगा था मेरा अच्छा ही। हाँ, अरे हमको तो मालूम है अच्छा लगेगा ही, क्योंकि आईएससी समझी थी ना उसको। सर मैं रीचेक के लिए हाँ। आया, मुझे रीचेक के लिए भेज दे अकाउंट का। क्या बोला है कि रीचेक करने के लिए भेज तो दे। भेज दो, कितना 200 रुपये बोला लगेगा ना, पैसा भी लगेगा। तो फिर वो क्यों चेक करेगा क्या? सॉरी, अभी हमको नहीं मालूम कितना लगेगा। मेरे टाइम में तो 200 रुपये एक पेपर का लेता था। सर को क्या लगता है अकाउंट से कुछ बढ़ जाएगा? अब तो वही ना बताएगा। बहुत कम ही हो जाएगा। कितना मार्क्स शॉर्ट है तुम लोगों का 75 में? कितना आया? 20 आया, 20 या 24 आया। पासिंग मार्क्स कितना है सर 75 में? पासिंग मार्क्स से नहीं मतलब है, हाँ वही तो 75 में कितना है? 25 पासिंग मार्क्स है ना, बताइए ना। जितना पासिंग मार्क्स है 5 मार्क्स कम आया। 18 पासिंग मार्क्स है, 25% पासिंग मार्क्स है, 30 है। सर 40 है ना। अरे कितना तुम परसेंट लोग passing तो marks है? बेहुदा में एक बात 20 बताइए। लेकर आए मेरे ख्याल से 20 या 19। 20 लेके आया, 20 लेके आया, 19 भी लेके आया हूँ। अगर 30% होगा तो 22 22.5 नंबर 23। कॉलेज जाती हो सिर्फ घूमने के लिए, तुम लोग अपना पता करके नहीं आ सकती थी? कोई तो बोल रहा है, पूछते रहे, तब पूछते थे आप लोग, कोई ना कोई कुछ 8-8 बकता रहता, कोई बोलता 30%, कोई बोलता 40%। तो टीचर से पूछना चाहिए था। सीयू जाने का किसी के पास टाइम नहीं है, खाली बस घुमाता करने के लिए टाइम है। सर मुझे सर 25 मार्क्स पास है। अरे हम बोले सीयू में पूछने के लिए जाके, सीयू में कहाँ जाए हम? सीयू तुमको सीयू देखा हुआ है? क्या बोल रहा
यूनिवर्सिटी हाँ। है। तो कहाँ है? कॉलेज स्ट्रीट में तो है। वो पूछने लगे किसी सीयू स्टूडेंट से तुम क्या हो? तुम तो सीएस स्टूडेंट क्यों? छोड़िए अब छोड़िए आप लोग। फिल्म का थिएटर कहाँ है ये पता है? जिस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हो उसको यूनिवर्सिटी जाने का तुम लोग को रोज ही नहीं हो रहा है। बताओ वो सेंट्रल इंक्वायरी में जाएगी पूछेगी पासिंग मार्क्स बताइए हमको। अगर वो उसको पता उसका पास अथॉरिटी होगा तो वो बताएगा, नहीं तो अंदर में उसका जो बिल्डिंग है बता देगा, इस बिल्डिंग में जाओ वहाँ पर ऑफिशियल स्टाफ में बता देगा। तुम्हारा कितना है? मेरा 18 है, तुम्हारा 20 है। मेरा 20 है। तो वही तो अगर 2.5 मार्क्स का बात है तो हमको थोड़ा रीचेक करा दो। शर्म करो, आरती यादव पास हो गई है। सर वो तो जनरल जनरल से पास की ना। जनरल में कोई पास हो जाएगा। हाँ वही पास हो जाएगा। तो सर मेरे तो को ऐसा पर तो मैंने कंपार्ट किया है सर अकाउंट्स में। लेकिन सर आपको पता है सर हम बहुत सारा अटेंड किए थे। अरे यार, फाइनल अकाउंट में मेरा मार्क्स आया। तुम्हारा एससी बोर्ड नहीं है, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है और ऑनर्स पेपर था तुम्हारा वो, ठीक है? उसमें तुमको ना बाबू करके तुमको मार्क्स नहीं दे देगा। सर लेकिन हम ज्यादा अटेम्प्ट किए थे, कुछ ना कुछ तो मिल हाँ जाएगा। तुम अटेम्प्ट खाली लिख दोगी या अगला साल तो तुमको नंबर दे देगा वो। सर लेकिन वो वाला क्या था, एक नहीं था। मछली वाला जो फेल हुआ वो क्या कर रहा? वो वही हमको आइडिया दिया कि रीचेक करा लो, क्योंकि हमको नहीं तो जा पता। भेज दो। 200 रुपया उस टाइम था, अभी 300-400 रुपया होगा। ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा शायद। तो छोड़िए। तो बस ना नहीं किया तो मेरा 1600-1800 रुपए लग जाएगा, नहीं 1400 रुपए ऐसे ही लगेगा। 1400 रुपया 1400 रुपए लगेगा, क्या बोलते हैं? ऐसे ना पेपर जो एग्जाम देंगे इतना पैसा लगता है ये सीयू बोल का। पैसा नहीं लगेगा। बट पैसा नहीं लगता है। बैक लगने में एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे उसका पैसा कुछ लगेगा। 1400 रुपए है। कौन बोला? अरे रीचेक का कितना लग रहा है वो पूछ रहे हैं हम। रीचेक बनाना छोड़िए ना। अरे तो अगर मिल जाएगा तो उसमें पैसा तुम्हारा बच जाएगा ना। तो मान लीजिए नहीं मिला तो नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा, जो बैठोगी फिर। तो मेरा पैसा भी तो गया। अरे बदतमीज लड़की, तो 300-400 रुपया होगा मेरे ख्याल से रीचेक का। तो उस समय जब 1400 रुपए देंगे तो जोड़ के वो नहीं है 1900 अरे तो रीचेक का रिजल्ट पहले आएगा। वो अरे तो अगर तू उसमें भी फेल हो गई तो बोल रही है रीचेक होने के बाद भी फेल रही तब तो तो एग्जाम क्या देना उससे पड़ेगा। तो एग्जाम में तो नहीं होगा, रीचेक में फेल हो गया तो। हाँ तो फिर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ना रीचेक का। अरे अब मतलब मत तो तुम लोग सुनो सुनाओ। छोड़िए हम देख और जो दो और जो आया था शादी में उन लोगों का हुआ। हाँ पूरा तो 3 में लगा है। तो वो लोग क्या कर रहा? पता नहीं वो नहीं पता। तो क्या आपको बता रहे क्या वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ। क्या कर रहे हैं? तुम लड्डू बन के जो घूम रही थी अपने ना, लड्डू कहाँ पे है? दोस्ती भी सब करके रखा है, पता नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त है? गवर्नमेंट कॉलेज में भूमि जो ये लोग का क्या हुआ? लोग ग्रेजुएशन में है। वो लोग का क्या हुआ? क्या पता वो लोग पढ़ी ही नहीं थी तो क्या दे वो लोग को पक्का बैठ ही लगा होगा। लगा ही होगा। अरे कुछ पूछती नहीं है तुम लोग? वो लोग तो ट्यूशन ही नहीं वो लोग आती। नहीं बात करती, वो लोग ट्यूशन ही नहीं पढ़ती है कुछ वो लोग ट्यूशन ही नहीं पढ़ती हमारे है। को लोग बात करती है। अरे ट्यूशन पढ़े या मत पढ़े, अभी पूछता तो है ना। पूछ लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई नहीं है तुम लोग के जान पहचान में? जैसे कॉलेज में सब कॉलेज जलान वालान में पता नहीं। क्यों कुछ काम है आपको तो हम पता लगवा मार्क्स देखना था ना। जो लड़का लोग था वो लोग कौन कॉलेज का था कौन? जो आया था शादी में? सर वो मेरे कॉलेज हम लोग के कॉलेज का ही है। मछली वाला? मछली वाला सब लोग के कॉलेज का है। वो तो स्कूल भी भवानीपुर का ही है। बताओ कॉलेज वाला तो अपना काम किया ठीक, 25 में सब तक 24 मार्क्स भेज दिया। इतना बेगारा था, उठा गिरा लोग कौन नहीं देख रहे हैं। सर सीओ वाले को ज्यादा बेचारा बदमाश मारे लिए डंडे चला के दिमाग सही कर देंगे। सर जॉब में बदमाशी करता है। हम तो आईएससी टाइप थोड़ा सोच हाँ रहे थे। हम तो जान रहे थे, हम इसी के लिए चुपचाप से बैठे थे। हमको लगा थोड़ा होता है ना मार्क्स तो दे बट इस बार पढ़ना पड़ेगा। हम इसी के लिए चुप नहीं आपको पढ़ने का सर काम अभी तो करेंगे। आप जो बोले हम वही करेंगे। देखिए हाँ वो हम देखेंगे। सेमेस्टर 2 का पढ़ाई करते हैं, फिर जब छुट्टी मिलेगा तो फिर सेम 1 का पढ़ाई करेंगे। हाँ तो ये तुम्हारा आईएससी बोर्ड नहीं है ना, एक स्टूडेंट में फेल हो गया तुमको ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट दे देगा। जब तक सब में पास नहीं होंगे ग्रेजुएशन में सर्टिफिकेट नहीं मिलता सर, मेरे है। पापा दूसरा बात रिजल्ट अगर मार्क्स अच्छा नहीं एवरेज रहा तो तुमको फायदा भी नहीं मिलेगा फ्यूचर में जल्दी। इतना समझा के सबको बोले लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना। अगर इस बैच में कोई बाजी मारा है तो साची मारी है, ये बात जान लेना। कैसे? क्योंकि वो मेरे पास 12 से पढ़ रही है प्लस वो बेवकूफ डरी हुई थी। मेरे पास 2 महीने बाद वो ज्वाइन की है, शुरू में तो ज्वाइनिंग भी नहीं की थी। फिर भी पास हो गई, वो निकाल ली वो। तुम लोग क्या की? हम लोग को तो लेट से ज्वाइन किया, दूसरी लेट से हम लोग ज्वाइन किए थे।
अभी देख रही है ये, अभी इतना मारेंगे ना सारा हड्डी पसली तोड़ देंगे। सर छोड़िए, बीता हुआ कल को याद करें तो हाँ। बीता हुआ कल हाँ। सीखना है मेरे को। बहुत कुछ तुम सीखी हो। देखो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कोई कर नहीं रहा है, जितना बोलो उतने सबका रुआ पड़ा। सर हमको भी डर लग रहा है कॉलेज से, सही में मजाक नहीं कर रहा है। हमको तो रोना आप भी आ रहा कॉलेज है। 24 नंबर भेज दिया, स्टूडेंट अगर मतलब पेपर में कोई दम नहीं हम था लोग ये तो लिखे पढ़ ही भी नहीं हैं। है। हम लोग लिखे भी इधर आप बता रहे हैं हम हम लिखे थे। हमको बकलोल का समझिए क्या? लिखे थे हम, हाँ, हमें लिखी पढ़ थी। के आए थे। सर, मैं बात कर- 24 नंबर आ जाएगा इनका। हम बता रहे हैं क्या वो वो टेलीग्राम। सब कॉलेज वाला भेजा है, सबका 24 आ जाएगा। वो 24 वाह आपको हाँ। बताओ। मेरा 23 आया था, इसका वापस आया था। वैसे करके मार्क्स भेजा है वो लोग भवानीपुर। सर सुनिए ना, मार्क्स लिखा होगा तभी देगा। हाँ, तुमको मालूम है ज्यादा वो कॉलेज का उसने नहीं मेरा पता। सीवी का दिया, सीवी में तुमको 6 नंबर के भगा दिया। हाँ। किसको? सीवी में सीवैक क्या में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू तू में। तो बोल देता है, लोग कौन बोला था कि उसमें सबका नंबर कटेगा जो जो फोन में हमें। आपने बताया था। वो हाँ, तो? मीनाक्षी में। हाँ, तो बोल दी होगी वो लड़का लोग। लोग का तो सबका हो गया, अभी हम ही पढ़ा होगा तुम लोग का, तो आपको उठा पढ़ने के वाला पढ़ना है, पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था उसमें, पढ़ के वो लिख देना था। हम लोग तो लेट से भी पहुंच गए थे, तो हाँ। ऊबर वाला घुमा दिया था लोग पूरा दुनिया। अबे नहीं, सीवी तो कॉलेज में हुआ था। नहीं, सीवैक कहाँ हाँ, से दिया कॉलेज में था वो। कॉलेज में था। कॉलेज में हुआ था, जो देखो ना पे कॉलेज में हुआ था वो। भूल गए थे हम लोग। अभी तो मीनाक्षी मैम आई थी। हाँ। हाँ। देखो इसको पाँव से बदतमीज उठा रही है या उसको क्यों मेरी? चूम रही है उसको। सर पढ़ाइए सर। देखो यहाँ पे सर हम सीरियस हो गए, आप पढ़ाइए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, जो डायरेक्ट मटेरियल होगा ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखते थे, रहेगा अगर तब करना है, ये फॉर्मेट है। परचेजेस लिखते थे, ऐड कर देंगे। ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो ये हेडिंग है, पता है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, जो लाने वाले में खर्चा होता है। परचेज रिटर्न अगर है तो लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, ये भी लेस होता है। नेट वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स, जैसे डायरेक्ट मटेरियल्स खरीदे हैं तो कुछ सड़ वड़ गया होगा तो उसको बेचेंगे तो पैसा वैसा तो आएगा ना, तो उसको क्या होगा, उससे खर्चा क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी के लिए लेस किया है। हाँ, समझ आगे समझ में? अब है यहाँ दूसरा हेडिंग, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पेड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो रहेगा वो यहाँ लिख देंगे। प्रेजेंटेशन सुन लो, यही है इसका प्रेजेंटेशन शीट का, ऐसे ही करना है। ये इनर कॉलम है, ठीक है, इनर कॉलम में यहाँ पे लिख के यहाँ पे लाना है डायरेक्ट मटेरियल्स का, या तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिख भी सकती हो, जो यहाँ लिखा है ना, इस कॉलम में लिख सकती हो। तो डायरेक्ट लेबर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीपेड को लेस करते हैं। ये अब डायरेक्ट एक्सपेंस आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 खर्चा है। ये तीनों को मिलाकर जो आता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ABC दिख गया ना? प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम है गई। डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब ये मेन होता है। हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट दूसरा नाम है इसका। फिर से सुन लो, प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर टोटल करके दे देंगे, ये लिखना पड़ेगा प्राइम कॉस्ट को। अब आ गया दूसरा हेडिंग, वर्क्स ओवरहेड इसको बोलते हैं, या फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वहां पर तीनों में से कोई एक नाम देगा वो, ठीक है? तुम भी तीनों में से कोई एक नाम लिखना है, तीनों नहीं लिखना है। इसमें क्या है, नेट वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्रैप ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल्स होगा, सड़ मड़ गया होगा, उसको बेच के जो पैसा आया होगा तो उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे हम लोग। इससे क्या होगा, खर्चा कम हो जाएगा। जो माइनस करने का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना उसमें क्या होगा, लेस कर देंगे तो खर्चा मेरा कम हो जाएगा। ओए! बहुत मारेंगे।
ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, ये तो यहां तक हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद अगर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो इसमें ऐड कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब तो सबको मालूम है ना, काम चल रहा है जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। अब वहां पर सिर्फ ओपनिंग स्टॉक भी रह सकता है और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक भी रह सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक दोनों ही रहे, जो रहेगा वैसा काम करना है। आगे समझ में। तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट, डी नंबर है। प्राइम कॉस्ट और वर्क्स ओवरहेड, इसका जो खर्चा है यहाँ पर जो आया है उसको ऐड कर देंगे तो आएगा वर्क्स कॉस्ट। आइए समझ में। ये पूरा देखकर माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है, तभी सम्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। लापरवाही करोगी तो बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ जाएगा, इस बात को याद रखना। क्योंकि सप्ली खाली खाने में से नहीं होगा, फिर उसके लिए बैठना भी होगा एग्जाम में। दोनों में खाएगी ना तुम दोनों। सर हमको इसका पैसा देना पड़ता है 1400 रुपया। अब लगेगा, वो एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा तो मिलेगा पैसा। आप भरे थे कभी? इतना बता रहे थे कौन से है? हम रीचेक के लिए दिए थे, उस समय 200 रुपया लगा था। आपको कुछ हुआ था? हाँ, अकाउंट्स में ये हम लोग का उस टाइम में था कि ऑनर्स पेपर दो सब्जेक्ट था, अकाउंट्स और आईएफएस, वो दोनों को मिला के 70 लाना था फर्स्ट ईयर में। तो 70 से मेरा 4 नंबर कम आ गया था, ठीक है। अब हम बहुत मतलब कलेजा मेरा पूरा टूट गया था। ईद आने वाला था, रमजान में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो क्या है, अब बताओ, तो यकीन नहीं हो रहा, हम बताओ। तो बहुत भागा भूगी किया है, हम सीयू में गए, पता किए तो सीयू वाला बोला एक काम करो तुम रीचेक के लिए दे दो। फिर वहाँ पर गए भवानीपुर में, वाइस प्रिंसिपल जो था ये सजेशन दिया कि रीचेक के लिए दे दो, होगा ठीक है, दे दिए। तो है ना, मेरा भी 2 सब्जेक्ट में लगा था। एक तो मेरा सिस्टम में क्या था ना कि अगर 70 से कम आ गया बस वो ऑनर्स छीन गया। अब अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो जनरल में जाएंगे या फिर हमको 1 ईयर बैक करना होगा, फिर से एडमिशन लेना होगा। तुम लोगों में सिस्टम क्या है? सर हम तो सुने कि सर समझ लीजिए 3 बैक सेम 1 में लगे, सेम 2 में भी 3 बैक लग गया, तो 1 साल वापस रिपीट करना पड़ेगा। अब तो तुम लोग खेलो अभी, नहीं हम इस बात में ठीक है। ऑनर्स जो है, ऑनर्स पेपर में तुम लोग लगाई हो, अगर परसेंटेज नहीं उठा तो ऑनर्स देगा नहीं, ये बात जान लेना। ऑनर्स में और जनरल में फर्क होता है। जनरल जो लेके रखा है वो सीयू से मास्टर्स डिग्री नहीं कर पाएगा, ऑनर्स जो कर रहा है वही मास्टर्स कर सकता है, ये बात जान लेना। तुम लोग जो फेल की हो वो ऑनर्स में की हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पेपर था, और ये जो है ये भी ऑनर्स पेपर है। अभी मुंह बना रही हो ना खुद ना, मैथ्स में तो बहुत डिग्री मारे थे कि हम ये है वो है, क्या है मैथ्स ही तो है, तो फिर क्या के लिए होगा ये बीमार में रखी। अभी डिक्लेयर किया है सीए इंस्टीट्यूट का हेड में कि 2050 तक 50 लाख सीए चाहिए हिंदुस्तान में, ठीक है। तो पूरा डिमांड है, पढ़ रही हो वही लेवल का चेकिंग होगा। सीयू का तो वही लेवल का, वो तो कोरोना का टाइम में सब घर में बैठ के एग्जाम दे के फेंका है, 80-90 सबका आ गया। अब फेंको, सबको बताया है अच्छा से। अब देखो यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देगा वहां पे, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट में इसको ऐड कर देंगे ना तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। आ गया समझ में? जैसे हम लोग को अगर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, एक प्रैक्टिकल होकर सोचो, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, फिर फैक्ट्री का जो खर्चा है उसी को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि इनडायरेक्ट में आता है खर्चा। तो
ये तो हो गया फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी तो कोई संभालता होगा ना, ऑफिस कहीं पर तो होगा जहाँ पर आदमी लोग आके बात करता होगा, तो वहाँ पर एम्प्लॉय वगैरह तो होगा ना। तो यही 3 हेड्स को, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को मिला के जो खर्चा होता है वही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जितना गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है उसका खर्चा। समझ में आया? यहाँ पर ये खर्चा है और जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है उस खर्चे को डिवाइड करोगे उससे तो पर यूनिट आएगा, 1 यूनिट का कितना खर्चा होगा। सर वो ऑफिस वाला खर्च हो जाएगा ना? ये तो रहा हाँ क्या था? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसको ऐड करके आप क्या कुछ बोल रहे थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड होगा वो, वर्क्स कॉस्ट बना ना यहाँ पे, प्राइम कॉस्ट और इसको ऐड करके वर्क्स ओवरहेड को, हाँ तो वर्क्स कॉस्ट और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वैल्यू को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ये हेडिंग है। अब क्या है यहाँ पर, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट करना होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से यहाँ पर इस बात को याद रख लेना, ऊपर में रॉ मटेरियल्स था, ये फिनिश्ड गुड्स है। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड कर देंगे, अब क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बचा है, ठीक है, उसका हमको वैल्यू निकालना है। तो जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितना गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है पहले उसका पर यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करेंगे। जितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, और जितना खर्चा हुआ है, खर्चा को डिवाइड करेंगे तो एक का कीमत आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जितना बचा है उस यूनिट्स में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोजिंग यूनिट्स का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पूरा वहां पर भी रहेगा इसका पूरा यूज, ठीक है, इसलिए व्यू में एकदम रखना इसको। चैप्टर एकदम इजी है, जितना करवाएंगे पर अब यही 3 चैप्टर करके बैठ जाओगे तो 75 में 70 आ जाएगा, अगर सही से करोगी तो 25 में 21-22 आ जाएगा। ये बात जान लेना, नहीं करोगी घर में तो कुछ नहीं आने वाला है। तो चाहे जिससे भी पढ़ लो, चाहे जितना बड़ा टीचर से पढ़ लो, जिससे पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है तो आएगा कहाँ से मार्क्स। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ, ये चीज जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और ये एडजस्टमेंट अगर रहा तब करना है, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करना है। इलस्ट्रेशन जब हम लोग बनाएंगे तो सब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। इसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और इसका एडजस्टमेंट को, तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितना, जितना बिका है उसका कॉस्ट। आइए समझ में, ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वहां रहेगा, देगा अगर तो ऐड करना है, तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जितना बिका है उसका खर्चा, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल वैल्यू आएगा, सेल प्राइस। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स का मतलब कितना बिका है ना। हाँ, आइए समझ में। इसमें तो कैसे अजीब से दिया हुआ है इसमें बुक में। हाँ, तो बोले तो उसमें पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, इसका हम फोटो भेजेंगे तुम लोग को, तुम लोग का मर्जी करेगा पूरा पेज अभी देखना। भेज दीजिए तो निकलवा लेंगे। आप कल ही भेज देंगे, अभी अभी। आज ही, अभी कैसे भेज देंगे, भेजेंगे वापस, तुम लोग अभी थोड़ा निकलवा लोगे, पूरा पेज अभी पूरा याद है, एक पेज सिर्फ ये वाला कर दो, हाँ। ये डिलीट कर देना। ठीक है। अभी रुक जाओ, हड़बड़ाने से नहीं होगा, पूरा डिटेल में इस बुक से कराएंगे, ताकि तुम लोग जैसे समझ देखोगे तो समझ देखते से तुम लोग बन जाएगा, ठीक है। इसमें प्रॉफिट ऐड करोगी तो सेल्स आ जाएगा, समझ में आया। तो ये है इसका फॉर्मेट, कॉस्ट शीट का पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहेगा, अगर रहेगा तब हमको बोलना तुम लोग,
अब स्टूडेंट का ऊपर में है कि क्या करना है। अच्छा एक चीज समझाए थे वो पहले भी क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे कि 1/5 अगर कॉस्ट का रहेगा तो सेल में उसको एक बढ़ा देना है। याद है? हाँ याद है नहीं है? उसको देखो याद है, बोल दियो। सर रेशियो वाले में भी था, रेशियो एनालिसिस। हाँ क्या? उसको बहुत अच्छा से याद है। रेशियो एनालिसिस नहीं किया। हाँ। तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट जमा ऐसे करने जा रहा है जैसे लग रहा है कि टेंडर वो तो जमा लिया ही कर नहीं है, दिया। बढ़ा के रखा हो तो वो भी दे दे, फिर मंडे को लेके जाना है, फिर सीओ का रोल नंबर ही नहीं लिखा हुआ है। अरे, क्या क्या की फिर? एमएस एक्सेल से कुछ बनाना तो तुम प्रिंट आउट निकाल के इसका वाला छाप दी है। कौन सेक्टर? एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में से बना के प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना था, उसमें वो रोल नंबर लिखना था सीओ का, जो मेरा नहीं लिखा हुआ था। रोल नंबर कहाँ लिखेगा? वो पूरा बना के उसी के ऊपर में सीओ का रोल नंबर मेरा लेफ्ट चेंज करना था अच्छा। सारा। मेरा सी रोल नंबर लिखा था तो ये इसको हम वही- काट के चिपका दिए। ये वही लेके चली गई थी तो मेरा नहीं बोला लिखा कि- था। तो काट के चिपका दी थी फिर? अभी मेरा रोल नंबर नहीं था ना, तो मैं इसका वाला बस काट के चिपका दिया। सी रोल नंबर वहाँ पे होना चाहिए वरना वरना नहीं लगेगा। अरे तो दिया है सी रोल नंबर। हाँ वो तो है हम लोग के पास, हम क्योंकि हम बनाए ही नहीं थे, अपनी बहन से बनवाए थे तो उसका रोल नंबर लिखा हुआ था, हम उसी को बस सेम इसी का प्रिंट आउट निकाल के पूरा काट के घूम के चिपका करे 3 बार तो देखा। दिया। वो आपको हाँ। मुझे दिखाई देंगे आप, तो क्या कर रहे हो? तो हमको आते ही नहीं तो फिर कैसे बनाएंगे? हाँ वो नहीं कंप्यूटर नहीं लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर में तो है ही नहीं हाँ। एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल नहीं है मेरा कंप्यूटर में, तो हमको पढ़ने आता का ही नहीं है। है। तो जो बोले थे कि करने के लिए तो था टाइम करने का, अभी कर लें, हम करने का टाइम उसको। कर लेंगे बाद में। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो तुम लोगों का क्लास ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे था ना? हाँ हाँ ठीक है, ट्यूसडे होगी तब ये सब पूरा स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। अभी जो बता दिए उसको घर में जाकर करोगी।